अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हम सर सितारे चौथा। वो 7 मीनारों पर मुश्तमिल सुनहरा महल था जो इसने सारा की छोड़ी हुई पेंटिंग में देखा था। क्या ये महल इसके वासों पर इतना ज़्यादा सवार हो गया था कि इसको अब ख्वाब भी इसके आने लग गए थे। पूरा महल छांट मारने के बाद इसको एक लड़की आईनों से भरे कमरे में मिली थी। ये वही पेंटिंग वाली लड़की थी। इसकी रंगत मलाई से गूंथी गई थी और इसके बाल तांबे के रंग के घुंघराले थे। बाहर से आती सुनहरी धूप से इसके बाल सुर्ख हो रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे इनमें आग का अलाव जल रहा हो। इसकी आंखें सुनहरी थी और उसका चेहरा किसी हीरे की तरह तराशा गया था। कौन हो तुम? इसने पहला सवाल पूछा। मैं रमैसा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या वो उसको जानती थी? वो उसके ख्वाबों में थी। क्या पता वो इसको जानती हो और क्या पता उसको इसके सवालात के जवाब मालूम हो। इसने आसपास के आईनों में देखा। हर आईने में इसका अक्स था। मेरा कुछ खो गया है। मेरा भी। वो उदासी से बोलती हुई ज़मीन पर बैठती चली गई। इसका नीला लिबास किसी नीले फूल की तरह इसके इर्द गिर्द फैला हुआ था। असद ने एक नज़र इस नीले फूल को देखा और फिर खिड़की से झांकती सुनहरी धूप को, जो इस लड़की रमैसा के बालों में आग लगा रही थी। चलो फिर मिलकर ढूंढते हैं। वो उसका ख्वाब था। आखिर हर्ज ही क्या था? कुछ उसको मालूम था कुछ सवालात के जवाब हमारे लाशऊर में छुपे होते हैं। अगर वक्त इसको ख्वाबों के ज़रिए इसके सवालात के जवाब देना चाहता था क्यों नहीं। इसने अपना हाथ इस अजनबी की तरफ बढ़ाया। रमैसा ने इसके हाथ को देखा ज़रूर मगर अपना हाथ इसकी तरफ बढ़ाया नहीं। क्या ढूंढने से सब कुछ मिल जाता है? जिनको मालूम ही ना हो कि वो क्या ढूंढ रहे हैं या फिर जिन्होंने ढूंढने की कोशिश ही तर्क करती हो। रमैसा का जवाब नए सवालात लिए हुए था। मैंने भी तर्क कर दी थी। वो भी इसके आसपास आलती पालती मारकर बैठ गया। फिर इस महल ने मेरे अंदर उम्मीद जगा दी। इसने आसपास देखकर जवाब दिया। क्या मेरा महल तुम्हारे अंदर उम्मीद जगाता था? इसकी आंखों में जोत चली। क्या ये तुम्हारा महल है? हाँ, बहुत पहले मैंने इसको रंगों से ताबीर किया था, फिर बस खो दिया। तो फिर क्या तुम अपने महल को ढूंढ रही थी? नहीं, मुझे नहीं मालूम कि मेरा क्या खोया है। बस कुछ ऐसा है जो मुझे ज़िंदगी से जुड़ने नहीं देता। ज़िंदगी से तो वो भी लाताल्लुक़ था। इसका ख़याली पेकर बिल्कुल इसके जैसा था। इसको इस आईने के कमरे में अपना अक्स मिला था। इससे पहले कि वो कुछ कहता, बीप की आवाज़ ने इसका ख़याल तवाज़ुन तोड़ दिया। ये कैसी आवाज़ है? ये मेरे अलार्म की आवाज़ है। ऑफ़िस जाने का वक्त हो गया है। मुझे चलना होगा वरना बाबा से डांट पड़ जाएगी। वो कान खुजाता हुआ खड़ा हो गया। मगर तुम तो आर्टिस्ट थे ना? इसके चेहरे पर साया सा गुजरा। इसने निगाहें चुराई। अब वो रास्ता छोड़ दिया है मैंने। इसके साथ ही इसने नीले फूल के घेरे में बैठी हुई लड़की को तन्हा छोड़ दिया। क्या कोई ख्वाब इतना तसलसल के साथ आ सकता था जैसे कोई कहानी हो जिस पर किस्तों की सूरत में नाजिल हो? क्या असद इसके हवास पर इतना ज़्यादा सवार था कि उसको ख्वाबों का लाज़मी जुज़ बन गया था? आखिरी बार इसने सुना था कि वो लंदन शिफ्ट हो गया था और अपनी आर्ट की पढ़ाई जारी रखे हुए था। इसके बाद इसका बाप इसकी ज़िंदगी में बंद हो गया था। बल्कि कहना ये चाहिए था कि वो एक ऐसा बाप था जो कभी खुला ही ना था। दिल के कोने खुदरे में अपने आप से भी छुपा कर रखे हुए एहसास की तरह था वो। ब्रेसेस लगे हुए दांतों के साथ बड़ा सा चश्मा पहने हुए अपने चिड़िया के घोंसले को दुपट्टों से छुपाती हुई, इसका साफ रंग पिंपल के दानों और दागों से छुपा हुआ था। ऐसी थी अपने कॉलेज के शुरू के दिनों में। आर्टिस्ट को सबसे ज़्यादा फैशन की पहचान होती है। इस चीज़ का अंदाज़ा इसको आर्ट कॉलेज जाकर हुआ था, जब वो अपने पुराने ज़माने के कपड़ों को दूसरों के लेटेस्ट फैशन के मुताबिक सिले हुए कपड़ों से मुआवजा करती। ये नहीं था कि रमैसा का घराना गरीब था। वो शहर के पोश इलाकों में करोड़ों रुपए के मालियत के फ्लैट में रहती थी। इसकी माँ शहर की मशहूर सर्जन थी और बाप एक गवर्नमेंट ऑफिसर था। इसकी माँ को अपनी पढ़ाई का बहुत ज़्यादा गुरूर था और उसके बाप को अपने ख़ानदान का, जिस चीज़ को वो दोनों कभी एक दूसरे को जताना नहीं छोड़ते थे। रमैसा इनकी वो मजबूरी थी जो इन दोनों को बांधे हुए थी और कभी कभार वो सोचती कि वो ऐसी मजबूरी में बंधे हुए क्यों थे जिसको देने के लिए उनके पास कोई वक्त नहीं था। इन दोनों का अपना अपना सोशल सर्कल था और अपनी मसरूफियात। नतीजा ना ही रमैसा का कोई सोशल सर्कल था और ना ही पढ़ाई के अलावा कोई मसरूफियात। इसकी माँ तो इसको कहीं लेकर नहीं जाती थी। कभी कभार अगर वो अपने ददियाल के फंक्शन में चली जाती तो वहाँ इतनी मिसफिट, इतनी आउटडेटेड लगती कि इसका दिल करता कि वो अपने आप को कहीं छुपा ले। ये आलिया और फुरकान की बेटी है ना बेचारी, इसकी माँ ने इसको पहनने ओढ़ने का सलीका नहीं सिखाया है। इस तरह के जुमले वो जब कभी किसी से मिलती तो उसको सुनने को मिलते। फिर आर्ट कॉलेज में वो कैसे दूसरों का मुकाबला कर सकती थी? मगर जिस खुद एतमादी और खुद पसंदी की वजह से वो अपने घर में ढूंढना चाह रही थी वो उसको असद से मिली थी। जब रमैसा का पहला साल था तो वो अपने फ़ाइन आर्ट के आखिरी साल में था।
اس حساب سے سوائے کینٹین اور آڈیٹوریم اور آرٹ مقابلوں کے علاوہ اس کا اور رمیسا کا سامنا نہ ہونے کے برابر تھا، مگر اسد کو چھا جانے کا فن آتا تھا۔ وہ ہر عمر کے اسٹوڈنٹ اور ٹیچر میں دل عزیز تھا۔ ٹیچرز اس کی کلاس میں مثالیں دیتے تھے اور وہ دل ہی دل میں خود کو اسد کی جگہ محسوس کرنا چاہتی تھی، اسی کی طرح دل عزیز، اتنی چاہے جانے کے قابل۔ اس کا فن، اس کا حسن اخلاق، اس کی خود اعتمادی، وہ ان سب چیزوں کے خواب دیکھنے لگی اور کچھ عرصے بعد اسد بھی اس کے خوابوں کا حصہ بن گیا۔ صرف ایک چھوٹی سی ملاقات اسد کو اس کے خوابوں کا شہزادہ بنا گئی تھی۔ اس کے پہلے سال کے چوتھے مہینے ان دونوں کا آڈیٹوریم میں ایک ٹکراؤ ہوا تھا۔ اس کی اسکیچز کی فائل اس کے ہاتھ سے گر گئی تھی، جس کو اسد نے اٹھا لیا۔ کچھ اسکیچز فائل سے باہر گر گئے تھے۔ وہ جو اسد کے ہاتھ میں اپنے اسکیچز دیکھ کر بوکھلا گئی تھی، اس کے چہرے پر دلچسپی دیکھ کر پھر ٹھٹک کر رک گئی۔ اسد نے پہلے اس کے اسکیچز کو، پھر اس کو دیکھا۔ اس وقت اس کی سیاہ آنکھیں رمیسا کے دل کے کونے میں نقش ہو گئی تھی۔ یہ تم نے بنائے ہیں؟ بوکھلائی ہوئی رمیسا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تم فرسٹ ایئر کی اسٹوڈنٹ ہو نا؟ پھر سے سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ تمہارے اسکیچز تو بہت لاجواب ہے، بس تھوڑی گرومنگ کی ضرورت ہے۔ ایسا کرو، تم سر فیصل سے ہیلپ لے لو، بلکہ آنے والے مقابلے میں بھی حصہ لے لو۔ مجھے یقین ہے کہ تم جیت جاؤ گی۔ اس نے مسکراتے ہوئے رمیسا کے اسکیچز واپس کیے اور خود چلتا بنا، اور رمیسا کے لیے اپنے پیچھے اس کی زندگی کے سب سے قیمتی الفاظ چھوڑ گیا۔ اگر انسان کو معلوم ہو جائے کہ اس کے الفاظ کیسے ایک انسان کو سنوار یا بگاڑ سکتے ہیں، وہ ہمیشہ اچھے الفاظ کا استعمال کرے۔ ان الفاظ نے رمیسا کو پہلی بار آگے بڑھنے کا حوصلہ دیا۔ اس نے سر فیصل سے مدد بھی لی اور مقابلہ بھی جیت لیا، مگر بات وہاں پر ختم نہیں ہوئی، کیونکہ اب وہ اسد کے ساتھ ایک خواب دیکھنے لگی تھی۔ مگر اس کا خواب کچھ مہینے بعد زمین بوس ہو گیا، جب ایک مشترکہ فنکشن کے دوران ٹیچرز کے جانے کے بعد اسد نے اپنی کلاس فیلو فرح کو سب کے سامنے پرپوز کر دیا۔ اس کے ہی جیسی پر اعتماد، دل عزیز اور خوبصورت فرح۔ اس کے ساتھ بیٹھی نازیہ نے اس کا کھلی کتاب جیسا چہرہ پڑھ لیا۔ ہر جان قیمتی ہے، جب کسی کو گولی مارنا جرم ہے، اسی طرح ہمارے قانون میں الفاظ سے مارنا بھی جرم ہونا چاہیے۔ یہ جرم اس وقت نازیہ نے اس کے کان میں سرگوشی کی صورت میں کیا تھا۔ تمہیں کیا لگا اسد تمہارے جیسی لڑکی کو پسند کرے گا؟ مجھے حیرت ہوگی اگر اس کو تمہارا نام بھی معلوم ہوگا۔ ہر انسان اپنا اسٹینڈرڈ بڑھانا چاہتا ہے، بہتر سے بہترین کی خواہش کرتا ہے۔ یہ سب کہانیوں میں ہوتا ہے، جب ایک اپر کلاس کا مشہور لڑکا کسی عام سی دبو ٹائپ کی لڑکی سے محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ انسان کو اپنے آپ کو دیکھ کر خواب دیکھنے چاہیے۔ یہ بھی الفاظ ہی تھے جو اس کے دل پر کوڑوں کی طرح برس رہے تھے اور اس کی شخصیت کو دوسرے ہی سانچوں میں ڈال رہے تھے۔